कॉमन टर्म से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद सिंपल एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस में आपका सिर्फ एसएसएल और टीएलएस के साइफर सूट्स यूज होते हैं, ओनली पॉइंट इज। और सिंपल एचटीटीपी में कोई साइफर सूट यूज नहीं होता, यहाँ पे कोई एन्क्रिप्शन फॉलो नहीं होता, कोई हैशिंग फॉलो नहीं होती, राइट। और एसएसएल टीएलएस की वजह से ही आपका एचटीटीपी सर्विस सिक्योर होती है, उसको भी एचटीटीपीएस बोलते हैं जनरली, राइट। देन आपके जनरल कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि जनरली यूज होती हैं वेब सर्वर्स के ऊपर। दो चीजें और आती हैं यहाँ पर, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो दोनों के बारे में पता है, व्हाट इज फ्रंट एंड, व्हाट इज बैक एंड, राइट। फ्रंट एंड आपका जो जनरल आपके यूजर जहाँ से इंटरेक्ट करता है वो फ्रंट एंड में काउंट होता है। जो प्रोग्राम जो फंक्शन बैक एंड पे सर्वर के ऊपर चल रहे हैं वो बैक एंड का पार्ट है। जो प्रोग्राम जो फंक्शन सर्वर के ऊपर एक्चुअल में चल रहे हैं, ठीक है, वो होता है बैक एंड का पार्ट। अदर देन दिस कुछ सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं वेब को लेके, कुछ वल्नरेबिलिटीज मान सकते हो। फर्स्ट वन वाज, आप मोस्ट ऑफ द वल्नरेबिलिटीज ऑलरेडी जानते हो। लाइक फर्स्ट वन वाज इम्प्रॉपर परमिशन फॉर फाइल डायरेक्टरीज, या फाइल को सिंपल डायरेक्टरीज को बैक ट्रेवर्स कर पा रहे हो। मैंने दिखाया भी था डॉट डॉट स्लैश के, मैंने जो सिंपल प्रैक्टिकल दिखाया था आपको, तो फाइल को डायरेक्टरी को बैक ट्रेवर्स कर पा रहा हूँ डॉट डॉट स्लैश कमांड के थ्रू यूआरएल के अंदर। दैट वाज द पार्ट ऑफ इम्प्रॉपर परमिशन फॉर फाइल एंड डायरेक्टरीज। जब उसके थ्रू फाइल से डायरेक्टरी को ब्राउज कर पा रहे हो, उन्हें कॉल कर पा रहे हो कहीं से भी डायरेक्ट यूआरएल डाल के, वो भी इसी के अंदर काउंट होता है। Then is some default configuration either for the server, for the default users, for the services. Default configuration भी again एक threat है आपके वेब सर्वर के लिए। Then enabling unnecessary services, अगर आपके पास कोई unnecessary सर्विस चल रही है तो वो भी एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है। हो सकता है वो अभी के लिए थ्रेट ना हो, बाद में वो बिल्कुल एक थ्रेट हो सकता है। हो सकता है आज रात के फिर कल सुबह उसके कुछ 0 डे रिलीज हो जाए, राइट। तो वो केसेस भी बनते हैं। तो अननेसेसरी सर्विसेज को जितना हो उसके उन्हें डिसेबल ही रखो, वो बेहतर है हमेशा। फिर आफ्टर दैट वी हैव लैक ऑफ सिक्योरिटी, कि अपने कोई फायरवॉल नहीं लगा रखते, आप यूजर इनपुट को वैलिडेट नहीं कर रहे, कोई आईडीएस काम नहीं कर रहा वहाँ पर, वो सब चीजें आती है लैक ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर, कि आपने खुद से कोई सिक्योरिटी इंस्टॉल नहीं की है वहाँ पर, राइट। देन वी हैव द बग्स, सिंपल वीकनेस मिलती है हमें, वास्ट ऑफ जो पार्ट आता है जनरली बग्स के अंदर काउंट होता है आपका। देन वी हैव द मिसकॉन्फ़िगर्ड एसएसएल सर्टिफिकेट। आप अगर पुराना सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं जो कि एक्सपायर हो चुका है, तो फिर जो ब्राउजर्स हैं वो कनेक्शन को सिक्योरली डील नहीं करते, आपका वहाँ पर कनेक्शन इनसिक्योर के रूप में काउंट होता है। इफ योर सर्टिफिकेट वाज एक्सपायर्ड, तो वहाँ पर ना ही तो एन्क्रिप्शन फॉलो होगा, ना ही हैशिंग फॉलो होगी वहाँ पर। वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है आपका, सर्टिफिकेट जब तक वैलिड है तब तक ही वो काम करेगा, तभी तो आपके साइफर सूट्स वहाँ पर एक्टिव रहेंगे, राइट। बट अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो फिर वो किसी काम का नहीं है, आपको नया परचेज करना पड़ेगा। देन वी हैव द डिबगिंग ऑप्शन। डिबगिंग में जनरली आपको इश्यूज मिलते हैं तो एरर्स के, राइट। डिबगिंग हम जनरली ऑन करता है कि हम एरर्स को बेहतर समझ पाए कि उसमें क्या एरर आ रहा है, क्या फ्लो है उसके अंदर, राइट। डिबगिंग आपका डेवलपमेंट टाइम पे बेहतर ऑप्शन है, ताकि आप उसको इजीली फिक्स कर पाओ, कि जो डेवलपमेंट के जो इश्यूज है उन्हें इजीली फिक्स कर पाओ। उसके लिए डिबगिंग डेवलपमेंट टाइम पे सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपकी वेबसाइट, आपकी सिंपल एप्लीकेशन लाइव प्लेटफॉर्म पे चल रही हो, उस टाइम पे डिबगिंग ऑन रखना कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है, बिकॉज बहुत बार एरर्स के थ्रू भी आपकी काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, राइट। तो डिबगिंग को जनरली ऑफ रखना चाहिए, डिसेबल रखना चाहिए। आफ्टर दैट we have some web server part, like you can use Apache server, you can use Nginx server, you can use Tomcat servers, different type servers आते हैं open source की लिस्ट में, आप उनमें से कोई भी यूज करो, इट्स completely yours। then this web server attack directly, ये वो हैं जो डायरेक्टली मशीन्स के ऊपर होते हैं। इनमें सर्विसेज भी आती हैं, आपके डोस डीडोस भी इसी के अंदर आते हैं, और आपके डीएनएस सर्विस के ऊपर जो पर्टिकुलर अटैक होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। बट डायरेक्ट सर्वर के ऊपर या तो कोई कॉमन सर्विसेज अदर देन दिस एचटीटीपी, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस सर्विस के अलावा जो कॉमन सर्विसेज हैं, या तो उनके थ्रू अटैक होगा या फिर सिंपल डोस या डीडोस ही होता है वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। बिकॉज आपका यूजर उन्हीं के थ्रू सर्वर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता उसके अलावा। अदर देन दिस डायरेक्टरी ट्रैवर्सल इज अगेन अ काइंड ऑफ थ्रेट फॉर द वेब सर्वर। आप सिंपल डॉट स्लैश यूज कर पा रहे हो, आप बैक ट्रैवर्स कर पा रहे हो, डायरेक्टली पाथ को कॉल कर पा रहे हो, या फिर आप इनपुट फील्ड के थ्रू अगर पाथ स्पेसिफाई करते हो तो आप वहां से भी फाइल को कॉल कर पा रहे हो, चाहे वो इनपुट फील्ड्स के थ्रू हो चाहे यूआरएल्स के थ्रू हो। आप अगर फाइल्स को डायरेक्टरी से कॉल कर पा रहे हो, दैट वाज द पार्ट ऑफ डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक।
क्लियर है? देन फिर था सिंपल MITM अटैक, सिंपल स्नीफिंग और सिंपल MITM, जहाँ पर सिंपल नेटवर्क कैप्चर करते हो, एनालाइज करते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ताकि आप वहां से कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल पाओ, चाहे वो सिंपल डायरेक्टरीज हो, चाहे वो सिंपल फाइल्स हो, चाहे क्रेडेंशियल्स हो, अगेन बट आपको वहां से MITM के थ्रू कोई सेंसिटिव कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो अटैक में आगे हेल्प करेगी, आपको उसे एक्सट्रैक्ट करना है। दिस इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्निफिंग अटैक, राइट? और MITM में सारा का सारा ट्रैफिक आपकी मशीन से ही जाते हैं, तब उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, उसको इजीली ऑल्टर भी कर सकते हो वहां पर इन केस ऑफ MITM अटैक। देन आफ्टर दिस MITM केस ऑफ फिशिंग अटैक्स एज वेल, आप फिशिंग के थ्रू भी इजीली अटैक कर सकते हो, वी ऑल नो देयर पार्ट। देन डिफेसमेंट इज वन मोर थिंग। डिफेसमेंट में आप जनरली वेबसाइट के इंडेक्स पेज या फिर से वेबसाइट के जो मेन पेज है वेबसाइट का, आप उसे डिफेम करते हो। लाइक अगर सिंपल एग्जांपल दूं, हमने देखा भी था जो मेरा हैवल्स का मेन पेज था, राइट? अगर मैं उस हैवल्स के मेन पेज को किसी और पेज से रिप्लेस कर दूं सिंपल एक्सेस की स्क्रिप्ट के थ्रू, दैट वाज द काइंड ऑफ डिफेसमेंट कि मेरा यूजर जब भी हैवल्स.com को खोलेगा, राइट, उससे एक्चुअल पेज दिखने की जगह कोई और पेज दिखेगा, बट वेबसाइट हैवल्स की ही रहेगी वहां पर भी। दैट वाज द पार्ट ऑफ डिफेसमेंट। अदर देन दिस वी हैव वेब सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशन, लाइक सिंपल कुछ आप पुरानी वल्नरेबिलिटीज के साथ मशीन्स को यूज कर रहे हो, प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं है, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स वहां पर प्रॉपर परमिशन नहीं लगाए रखे आपने यूजर्स को लेके, चाहे फाइल्स को लेके। दैट वाज अ सिंपल मिसकॉन्फ़िगरेशन पार्ट फॉर द वेब सर्वर। आपने सिंपल कॉन्फ़िगर नहीं किया सर्विसेज को, उनके परमिशंस को, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। इन दो चीजों के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर होना चाहिए, सर्विसेज एंड योर permission for the files, folders, users, and all the shares as well, right? Other than this, web cache poisoning attack, ये थोड़ा सा अलग है, जिसके लिए मुझे चाहिएगा पेन। ओके, तो इन केस ऑफ वेब कैche poisoning अटैक, तो हमारे ये मान लो आपका यहाँ पर कोई सिंपल नॉर्मल यूजर है अभी के लिए, लेट्स से here is my user, right? On the back end बस यहाँ पर कोई एक्चुअल सर्वर चल रहे हैं, ये मान लो कुछ 3-4 सर्वर हैं यहाँ पर मेरे पास अभी के लिए। मान लो वेबसाइट बहुत बड़ी है आपके पास, राइट? इन सबके सामने मेरे कोई फायरवॉल लगी है, फिर कोई मान लो बस एक और सर्वर है, तो यहाँ पर मान लो मेरे यूजर की रिक्वेस्ट आती है पहले डायरेक्टली इस सर्वर के पास, राइट? एंड देन इस सर्वर से रिक्वेस्ट जाएगी आगे इन सब सर्वर्स के पास, राइट? देन द पॉइंट इज मेरा एक्चुअल वेब पेज, मेरा एक्चुअल डेटा कहाँ स्टोर है, इन सर्वर्स के अंदर। जैसे मान लो सर्वर 1 है ये मेरे पास, मेरे पास मान लो सर्वर 2 है, एंड दिस वन वाज सर्वर 3। नाउ द पॉइंट इज जो डेटा, जो वेब पेज या फिर जो डायरेक्टरीज आपकी बार बार क्रॉल होती हैं, या फिर जो डायरेक्टरीज के लिए यूजर का बार बार रिक्वेस्ट करता है, उन फाइल्स को, उन पेजेस को, उन डायरेक्टरीज को मैं एक कैश सर्वर के अंदर स्टोर करके रखता हूँ। मतलब क्या है, अगर स्पेसिफिकली इसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट आती है, तो उस रिक्वेस्ट को यहाँ मेन सर्वर के पास भेजने से पहले आप उसके यही से रिप्लाई कर दो बाहर से। एक अलग से एक वेब सर्वर डिप्लॉय होता है, यू कैन आल्सो कॉल इट द वेब कैश सर्वर, जो कि आपकी सिर्फ मोस्ट फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट के लिए ही डील करता है। वो हेडर्स के अकॉर्डिंग भी काम करता है कि आपके हेडर्स कौन से यूज हुए हैं रिक्वेस्ट के अंदर, आपके रिसोर्स के अकॉर्डिंग भी काम करता है कि आपके रिसोर्सेज कौन से कॉल हुए हैं, लोकेशन के अकॉर्डिंग भी काम करता है जनरली, आपने किस लोकेशन से रिक्वेस्ट को ओरिजिनेट किया है। अगेन डिफरेंट चीजें काम आती हैं कैशेस सर्वर्स के अंदर, बट सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज का रिस्पॉन्स या फिर सिर्फ उन्हीं रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स वेब कैशे सर्वर भेजता है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। लेट्स एक सिंपल एग्जांपल समझ लो, अब हमारे इंडिया में हम जनरली गूगल कितनी बार खोलते हैं, बहुत बार खोलते हैं। तो गूगल का जो मेन पेज है, चांसेस है कि आपकी सारी google.com की रिक्वेस्ट, राइट, आपके एक्चुअल मेन सर्वर के पास जाने से पहले आपको यहाँ से रिप्लाई मिल जाए वेब कैशे सर्वर के पास से ही, ताकि ये जो टाइम है यहाँ रिक्वेस्ट को आगे भेजने के लिए, रिस्पॉन्स को रिसीव करने के लिए, हम इस टाइम फ्रेम को इरेज कर पाए, राइट? सबको फ्रीक्वेंटली फास्टर रिस्पॉन्स देने के लिए हम एक सेपरेट कैशे सर्वर डिप्लॉय करते हैं, जो कि सिर्फ फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट के लिए ही रिस्पॉन्स भेजता है यूजर को। क्लियर?
देन द पॉइंट इज, लेट्स से आप किसी तरीके से आपको किसी तरीके से इस सर्वर की एक्सेस मिल जाए, या फिर आप मान लो आपके कोई नॉर्मल रिक्वेस्ट थी, ठीक है। अब आपको उसका रिस्पॉन्स मिला, आपने उसको एनालाइज किया, आपको पता चला वहां पे कि हाँ, ये जो रिस्पॉन्स है ये मेरा कैशे सर्वर के ऊपर से आया है। उसके अंदर कुछ हेडर्स यूज होते हैं, लाइक कैशे फॉर 360, लाइक 3600 सेकंड्स, कुछ कैशे हेडर्स यूज होते हैं उसके अंदर। आप उनके थ्रू रिस्पॉन्स को इजीली एनालाइज कर सकते हो कि हाँ, ये रिस्पॉन्स मेरा कैशे सर्वर से आया है, या फिर ये रिस्पॉन्स मेरा कैशे सर्वर में स्टोर हो रहा है बिकॉज ऑफ दोज हेडर्स। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उन चीजों के थ्रू, उस चीजों के थ्रू आप रिस्पॉन्स को एनालाइज कर सकते हो कि आपका रिस्पॉन्स कैशे सर्वर के अंदर स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब लेट्स से जब मैं जब रिक्वेस्ट भेजी मेरे सर्वर के पास, तो वहां दो चीजें तो वैलिडेट होंगी ही होंगी। पहला मेरा रिसोर्स, दूसरा मेरे हेडर्स, ठीक है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट के अंदर ये रिसोर्स यू कॉल हुआ है, तो उसको मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स दे देना है। सेकेंड थिंग, अगर मेरी रिक्वेस्ट के अंदर ये हेडर्स भी हैं, तब भी मुझे उसको यहाँ से रिस्पॉन्स भेज देना है, राइट। अब लेट्स से आपने रिसोर्स सेम ही कॉल किया है, बट आप वहां पर हेडर्स को थोड़ा सा चेंज कर रहे हो। अब वहां पर रिसोर्स मैच हो गया, बट अभी तक हेडर्स मैच नहीं हुए, राइट। तो जो वेब कैशे सर्वर है वो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को यहाँ से रिस्पॉन्स भेजने की जगह उस रिक्वेस्ट को यहाँ से रिस्पॉन्स भेजने की जगह आपको रिक्वेस्ट कहाँ से मिलेगा, आपकी रिक्वेस्ट पाई जाएगी इनमें से किसी एक सर्वर के पास, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 में से किसी एक सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और आपको यहीं से रिस्पॉन्स मिलेगा। अब जब ये सर्वर रिस्पॉन्स भेजेंगे, तो कैशे सर्वर चांसेस हैं कि उस रिस्पॉन्स को भी कैशे करे, उस रिस्पॉन्स को भी अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करे कि अगर हाँ, ऐसी कोई रिक्वेस्ट या फिर इस रिसोर्स के लिए दोबारा रिक्वेस्ट आती है, तो मुझे रेस्पॉन्स में ये भेजना है, ठीक है। अब इन केस आप जो एक्चुअल कंटेंट था पेज का, आप उसे किसी और कंटेंट से मॉडिफाई कर पा रहे हैं। लेट्स से अगर मैं सिंपल किसी हेडर के थ्रू, सिंपल होस्ट हेडर ही मान लो, अगर मैं किसी होस्ट हेडर के थ्रू अपनी स्क्रिप्ट कॉल कर पा रहा हूँ कि मुझे एक्चुअल में bing.com पे जाने की जगह मुझे भेज दो facebook.com के ऊपर, मैं सिंपल रिडायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ एक्सेस के थ्रू, तो मैंने स्क्रिप्ट कहाँ लिखी है, होस्ट हेडर के अंदर, राइट। अब जब मेरी रिक्वेस्ट जाएगी कैसे सर्वर के पास, तो उसके पास उस हेडर के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो वो कहाँ भेजेगा, एक्चुअल सर्वर्स के पास। सर्वर्स उसे एनालाइज करेंगे रिसोर्स को, तो मुझे उस रिसोर्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देंगे जनरली, और वो रिस्पॉन्स मेरा वेब कैसे सर्वर के अंदर भी स्टोर होगा। स्टोर हो गया, रिस्पॉन्स कहाँ आया, यूजर के पास, सिंपल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही मेरा कोई और यूजर, मान लिया मेरा कोई और यूजर होता है मेरे पास, लेट्स से, जैसे ही मेरा ये यूजर टू रिक्वेस्ट भेजेगा उस सेम रिसोर्स के लिए विद नॉर्मल हेडर्स, राइट, रिक्वेस्ट भेजी सेम रिसोर्स के लिए विद नॉर्मल हेडर्स, उस टाइम पे जो वेब कैसे सर्वर है वो वहां से लेटेस्ट रिस्पॉन्स भेजेगा, ना कि पुराना रिस्पॉन्स। लेटेस्ट कौन सा था, जो हमने अभी एक्सेस स्क्रिप्ट यूज करके होस्ट हेडर के अंदर उसका जो रिस्पॉन्स मुझे मिला था सेम रिसोर्स के लिए, आपका वो रिस्पॉन्स कहाँ जाएगा, इस सेकंड यूजर के पास भी। दैट वाज द पार्ट ऑफ वेब कैशे सर्वर अटैक। क्या आप वेब कैशे सर्वर के ऊपर जब मॉडिफिकेशन कर पा रहे, फिर उसके रिकॉर्ड्स को आप पॉइजन कर पा रहे, राइट। दैट वाज द पार्ट ऑफ वेब कैशे सर्वर। इसको अगर और इन डेप्थ पढ़ना हो, बेहतर पढ़ना हो, इसके प्रैक्टिकल एक्सप्लेन प्रॉपर देखने हो आपको, जस्ट फॉलो दिस लिंक। लाइक कोड्स भी चलते हैं, ये सर्च कर लेते हैं। एक आर्टिकल था पोर्ट्स ट्रिगर पे, वेब कैशे पोर्ट, तो कोई नहीं, ये भी आर्टिकल सही है, इसको ले लो एक बार। हम्म। और इसके लिए प्रॉपर पोर्ट्स ट्रिगर पे लैब्स भी हैं,
आप अगर सॉल्व करना चाहो प्रॉपर वेब कैche पॉइजनिंग के लिए लैब्स भी हैं, आप अगर ट्राई करना चाहो देन ये लिंक या चैट पे एंड इट्स राइट। अदर देन दिस सिंपल वेब कैche पॉइजनिंग अटैक, इसके अलावा भी कुछ अटैक्स आते हैं वेब सर्वर्स को लेकर जनरली। आपके वेब के सारे अटैक्स तो आते ही हैं, वो यहाँ पर भी काउंटेड है कहीं ना कहीं। तो कुकी टेम्परिंग, अगेन टेम्परिंग चाहे कहीं भी हो किसी टाइप की हो, वो वेब के लिए अगेन एक अटैक ही है। डोस पे अटैक्स में काउंट होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन भी आपके अटैक्स के अंदर काउंट होता है जनरली। जैसे हाईजैकिंग के जितने भी अटैक्स हैं, ऑथेंटिकेशन को लेकर जितने भी अटैक्स हैं आपके सारे सेशंस को लेके, वो सब के सब भी अगेन एक थ्रेट्स ही है। सीएसआरएफ भी एक थ्रेट है, एक्सेस एस भी एक थ्रेट है अगेन, बफर ओवरफ्लो भी काम करता है वहां पर। एक और चीज, बफर ओवरफ्लो अटैक्स भी होते हैं। अब मुझे जो सिंपल ऑप्शन मिला था कमांड एग्जीक्यूशन का, ठीक है, मान लो आपको को कहीं पर वीकनेस मिली कमांड एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। अब आप वहां पर लेट्स से आपसे इनपुट मांगा है 10 कैरेक्टर्स का, आप वहां पे दे कितना रहे हो 11 कैरेक्टर्स, मैक्स टू मैक्स अलाउड 15, आपने दे कितना दिया 16, राइट। उस टाइप का जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा, राइट। वो सिंपल बफर के थ्रू बफर बफर वहां पर सिंपल बफर क्रैश हो रहा है, राइट। इन केस ऑफ दीज अटैक्स, आपके ये अटैक्स वेब सर्वर्स के ऊपर भी काम करते हैं, राइट। आप लेंथी इनपुट्स वहां पर भी भेज सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने सिंपल 10,000 टाइम्स कुछ वर्ड्स भेजे, कुछ कैरेक्टर्स भेजे, वो क्रैश हो जाएगा, नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता। आपको 50,000 वर्ड्स भी भेजने पड़ सकते हैं। तो लेंथ हर चीज की डिफरेंट रहती है, आपको कितना जंक भेजना पड़ेगा वो चीज बिल्कुल अलग है, हर प्रोग्राम के लिए वो अलग रहता है। डिपेंड करता है पर स्टैक का साइज क्या है वहां पर, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीजें काम करती है बफर ओवरफ्लो के ऊपर। बट अगेन बफर ओवरफ्लो टाइप के अटैक भी होते हैं वेब सर्वर्स के ऊपर, तो उनके थ्रू आपको हमेशा आपको पता है आपको एडमिन लेवल परमिशंस के साथ एक प्रॉपर शेल मिलता है विद एडमिन परमिशंस। अदर देन दिस we have some hacking methodologies, we all know these things, like first one is information gathering, and for that part you can just go with some open source tools, you can just go with simple Google search, you can just go with like robots.txt, जहाँ से मैं जनरली पेजेस उसका साइट मैप उसका सिंपल एडमिन पेज उसका सिंपल कुछ डिफॉल्ट डायरेक्टरीज वगैरह लिस्ट आउट हो जाती है वहां से, राइट। देन वेब सर्वर फुटप्रिंटिंग में आपका सिंपल ओएस का नेम आता है, सर्वर नेम आता है, एप्लीकेशन एक्सेट्रा डिफरेंट चीजें आती हैं वेब सर्वर फुटप्रिंटिंग के अंदर। एंड आफ्टर दैट वेबसाइट मिररिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको कोई सिंपल फिशिंग पेज बनाना हो तब उसके लिए कोई एक इंडेक्स पेज डाउनलोड कर लेते हो या फिर सिंपल आप उसका कोड कॉपी कर लेते हो स्पेसिफिक पेज के लिए। बट नहीं, आप पूरी पूरी वेबसाइट को भी क्लोन कर सकते हो, उसका पूरा पूरा फिशिंग पेज बना सकते हो। वो सिंपल एक अगेन सिंपल सी कमांड है डब्ल्यू गेट के थ्रू, डब्ल्यू गेट के थ्रू कर लो या फिर कोई और कॉल के थ्रू कर लो, अगेन दोनों से ही पॉसिबल है। बट अगेन आप पूरा पूरी वेबसाइट ही कॉपी कर सकते हो, राइट, ताकि आप उसके लिए प्रॉपर बेहतर एक फिशिंग वेबसाइट बना पाओ इंस्टेड ऑफ फिशिंग वेब पेज। तो वो ऑप्शन भी मिलते हैं हमें काली लिनक्स के अंदर। अगेन काली के अंदर कोई लिमिटेड नहीं है, टूल इंपॉर्टेंट है वहां पर आपका डब्ल्यू गेट। और लेट्स से मेरे पास यहाँ पर कोई वेबसाइट होती है अभी के लिए, वो भी उठा लोगे, स्टार्ट न्यू सेशन, वेबसाइट ले लेते हैं। कौन सी वेबसाइट लें? फ्लिपकार्ट तो अलाउ नहीं करेगी, फेसबुक पे अलाउ नहीं करेगी, अमेजोन भी नहीं होगा। लेट्स गो विद रिलायंस डिजिटल। कौन ट्रेडर्स है? कौन सी? कौन ट्रेडर्स की वाली साइड? जॉइन ट्रेडर्स। लेट्स सी यहाँ पर आपकी मिररिंग अलाउड है या नहीं है। बॉक्स की ऑफ है, ठीक है। लिंक कर लो कॉपी, टर्मिनल पे आ जाओ एंड जस्ट गो विद द कमांड डब्ल्यू गेट, जस्ट गो विद द ऑप्शन हाइफन एम। आपका हाइफन एम भी यूज कर सकते हो आप मिररिंग के लिए, और हाइफन हाइफन मिरर भी सेम ही काम करता है, राइट। एंड जस्ट पेस्ट द यूआरएल है। आपको कोई प्रॉपर पाथ सेट करना हो कि हाँ मुझे इस पाथ के ऊपर मुझे मेरी फाइल्स यहाँ सेव करनी है, तो आप वो पाथ भी स्पेसिफाई कर सकते हो। अदरवाइज आपका डब्ल्यू गेट हमेशा इस नाम से आपका एक फोल्डर बनाता है आपके लिए, राइट। जस्ट गो विद द पेज,
तो मुझे यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सिंपल इंडेक्स पेज उसकी जगह जितने भी पेजेस हैं, जितने भी डायरेक्टरीज हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, चाहे सिंपल इमेज और सिंपल फॉन्ट फाइल, सिंपल वर्ड और टेक्स्ट फाइल, जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पर, मुझे वो सभी फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड मिलेंगी, ना कि सिर्फ ये मेन इंडेक्स पेज। दिस वॉज द पार्ट ऑफ वेबसाइट मिररिंग। वेबसाइट को पूरा पूरा मिरर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ मिररिंग ए सिंपल वेब पेज। आपका अगर वेब सर्वर आपको अलाउ नहीं करता है मिररिंग, तो आपको सिंपल इंडेक्स पेज मिलेगा। लाइक सिंपल एग्जांपल दूं, चलते हैं अगेन wget-m, लेट्स गो विद facebook.com। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक फाइल मिली है, ls करते हैं, फोल्डर नेम facebook.com cd। मुझे यहाँ पर सिंपल एक फाइल मिली है index.html, बट मैं अगर बैक ट्रैवर्स करता हूँ /traders, मुझे यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स मिली, मल्टीपल वेब पेजेस मिले हैं यहाँ पर। दैट वाज द पार्ट ऑफ वेबसाइट मिररिंग। आप पूरी वेबसाइट का कोड मिरर कर पा रहे हो। अदर देन दिस वेबसाइट मिररिंग फिर कुछ ऑटोमेटेड टूल्स भी आते हैं, हम ये चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंपल वेब असेसमेंट पार्ट, मॉड्यूल नंबर 4, नॉट 4, मॉड्यूल नंबर 5, राइट, वीए का पार्ट पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का पार्ट हमने ऑलरेडी ये टूल्स कर चुके हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टूल। एक्यूनेटिक्स हम कर चुके हैं, नेसिस हम कर चुके हैं, क्वालिश हम कर चुके हैं, क्रैश टेस्ट, बर्सूट। डब्ल्यूपी स्कैन आपका जनरली वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए काम करता है। लेट्स गो विद डब्ल्यूपी स्कैन एज वेल। फॉर डब्ल्यूपी स्कैन, just go with the complete path, just go with hyphen URL to the target option and go with the path https:// सिंपल पेस्ट कर लेते हैं Swan Traders एंड प्रेस एंटर। अगर वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रही है आपकी, राइट, तो वहां पर जो भी आपके प्लगइन्स यूज हो रहे हैं, कोई उसके कोई वीकनेस है, तो उसके लिए आप यहाँ पर डब्ल्यूपी स्कैन को यूज कर सकते हो। बट अगेन कंडीशन ये है कि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस यूज करती हो, राइट, तभी आपका डब्ल्यूपी स्कैन काम करता है वहां पर। अदर देन दिस सिंपल डब्ल्यूपी स्कैन, एक तो हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर चुके हैं इसका, और एनमैप भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एनमैप के लिए आपको जनरली स्क्रिप्ट्स यूज होते हैं डिफरेंट सर्विसेज को लेके, डिफरेंट फंक्शंस को लेके, तो अपन के अंदर स्क्रिप्ट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। देन आफ्टर दैट वी हैव द हैकिंग वेब पासवर्ड पार्ट। जब सिंपल ब्रूट फोर्स कर रहे हो, सिंपल ब्रूट फोर्सिंग ही की जाती है जनरली पासवर्ड पिकिंग के लिए। तो ब्रूट फोर्सिंग के लिए आप प्रॉपर डिक्शनरी आप लोग कस्टमाइज कर पाते हो, तो वो ज्यादा एफिशिएंट रहता है हमेशा, इंस्टेड ऑफ कि आप हमेशा कोई डिफॉल्ट डिक्शनरीज यूज कर रहे हो जो कि किसी और ने क्रिएट की थी। बेहतर है कि आप डिक्शनरीज खुद से क्रिएट करो, वो ज्यादा इफेक्टिव है हमेशा के लिए, राइट। And other than this, just go with some countermeasures how you can prevent this kind of attacks. Just go with the firewall, go with the IDS IPS part, create a proper DMZ to secure your internet and your database part. Generally create the DMZ जहाँ पर आपकी सिंपल इंटरनेट जो भी रिक्वेस्ट ओरिजिनेट हुई है, तो सारी की सारी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, DMZ के पास, राइट। अदर देन दिस यू कैन गो विद द WAF ऑप्शन। प्रिंस, कैसे हो? ओके, आप सिंपल वेब के साथ जा सकते हो। सिंपल आपकी वेबसाइट्स के लिए डिफरेंट फायरवॉल्स आती है, सो दैट यू कैन हैंडल योर कनेक्शन रिक्वेस्ट, हैंडल योर सिंपल इनपुट्स आउटपुट्स, क्या फंक्शंस खोल रहे हैं, उन चीजों के लिए आप वहाँ पे प्रॉपर वेब यूज कर सकते हो, जो कि सिंपल और स्पेसिफिकली आपके HTTPS और HTTP सर्विसेज को ही काम करती है, नहीं कि कंप्लीट नेटवर्क के ऊपर, राइट। Other than this, you can just go with some detect some potential changes. Like कोई फाइल को मॉडिफाई कर रही हो, कोई इनपुट आ रहा हो बहुत बड़ा, डेटाबेस का कोई क्वेरी हो रही हो बार बार, उन चीजों के लिए भी आप स्कैन कर सकते हैं। चाहे डेटाबेस क्वेरीज को लेके हो, चाहे कोई फाइल मॉडिफिकेशन को लेके हो, चाहे परमिशन मॉडिफिकेशन को लेके हो, चाहे कोई एनोनिमस ट्रैफिक हो, कोई बिहेवियर हो, अगेन आप खुद से भी उन चीजों को स्कैन कर सकते हो। फॉर द स्कैनिंग पार्ट you can use some automated tools like all of these, or you can just do it manual again by the logs। आप logs के थ्रू चीजों को एनालाइज कर सकते हो वहां पर। अदर देन दिस, डिसेबल इनसिक्योर एंड अननेसेसरी सर्विसेज, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। आपका बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपकी सर्विसेज जनरली प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं होती, आपको डिफॉल्ट वैल्यूज यूज हो रही हैं, या तो जिनके थ्रू आपका अटैकर आपके सिस्टम के एक्सेस ले पा रहा है वहां पे, तो ये केसेस भी बनते हैं। तो बेहतर है कि आप हमेशा अननेसेसरी सर्विसेज को डिसेबल ही रखो।
जो सर्विस नेसेसरी है आप सिर्फ उसी को यूज करो, वो बेहतर है। अदर देन दिस अगेन सेम चीज है यहाँ पर भी, एनक्रिप्ट योर ट्रैफिक, आपका सिंपल सिक्योर करेक्शंस के बारे में ही बात है। वहां पर भी आपका सिंपल एनक्रिप्शन जनरली यहाँ पर फॉलो होता है एसएसएल और टीएलएस के अंदर। तो बेहतर है कि सर्टिफिकेट को हमेशा वैलिडेट रखो और प्रॉपर एनक्रिप्शन फॉलो हो वहां पर भी। अदर देन दिस अपडेट सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रहने चाहिए। अगेन बात यहाँ पर सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हो वो हमेशा प्रॉपर अपडेटेड रहनी चाहिए। ये सिर्फ आपके सर्वर्स के लिए नहीं होता, ये हर जगह अप्लाई करना चाहिए हमें, ना कि सिर्फ सर्वर्स के ऊपर। ऐसा बहुत होता है कि हम सिस्टम्स को, हम अपने मशीन्स को, हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते, ये बहुत बार होता है। अदर देन दिस डिसेबल हेलो डिफॉल्ट अकाउंट्स। हेलो हेलो, कुछ आवाज नहीं आ रहा। अब आ रही है आवाज फ्रेंड्स? तो आपको डिफॉल्ट अकाउंट्स हमेशा डिसेबल रखने चाहिए, चाहे वो सिंपल कुछ सर्विसेज को लेके हो, चाहे सिस्टम लॉगिन को लेके हो, बट डिफॉल्ट अकाउंट हमेशा ही डिसेबल रहने चाहिए। या फिर उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं आप उन्हें चेंज करो, बट डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स भी आपको कभी यूज नहीं करने चाहिए, राइट। अदर देन दिस सिंपल इंटरनल ऑडिटिंग, कि आप कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज, कुछ आईटी टीम के कुछ एम्प्लॉयज को बोलो जो प्रॉपर सिक्योरिटी असेसमेंट करें कंपनी के अंदर ही। वो खुद ही टेस्ट करेंगे, खुद ही एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे और उसको सबमिट करेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय को कैसे काम कर रहा है, वो सिक्योरिटी को फॉलो करता है नहीं करता, वो सोशल अटैक्स को का विक्टिम बन सकता है नहीं बन सकता। उन चीजों के लिए भी प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर टेस्ट होते हैं। उसका बोलते हैं इंटरनल ऑडिटिंग, जहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉयज ही टेस्ट कंडक्ट करते हैं, आपको रिपोर्ट सबमिट करते हैं। बट अगेन अगर टेस्टिंग करने वाले एम्प्लॉयज आपकी कंपनी के नहीं है तो उससे आप बोलते हो एक्सटर्नल ऑडिटिंग। अगर वो कंपनी के अंदर के ही हैं, कंपनी के ही एम्प्लॉयज हैं और वो टेस्टिंग कर रहे हैं, उससे आप बोलते हो इंटरनल ऑडिटिंग, राइट। तो इंटरनल ऑडिटिंग भी आप कुछ टाइम के बाद, कुछ रेगुलरली, लाइक मान लो क्वार्टरली या फिर 6 महीने या फिर 1 साल तो कम से कम हो, राइट। इसके लिए आप प्रॉपर टेस्टिंग करवा सकते हो खुद की टीम को बोल के, राइट। तो इंटरनल ऑडिटिंग से भी बहुत बार बहुत सी वीकनेस आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। अदर देन दिस सिंपल पैच मैनेजमेंट सिस्टम वाज देयर। पैच मैनेजमेंट के अंदर जनरली आपका ऐसा नहीं कि आपने सिंपल अपडेट मिला आपको सॉफ्टवेयर के लिए, आपको अपडेट मिला आपने उसे डाउनलोड किया और इंस्टॉल करके रख दिया मेन सिस्टम के ऊपर, ऐसे नहीं होगा जनरली। पैच मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू पैच मैनेजमेंट सिस्टम, आपको जो अपडेट मिला है आप पहले उसे एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट करते हो कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, ट्रैफिक को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है नहीं कर पा रहा। उस चीजों के लिए भी आप टेस्ट करते हो पहले अपडेट्स को, राइट। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही तरीके से काम कर रहा है, मुझे कोई फंक्शनिंग में दिक्कत नहीं आएगी इससे, तभी आप उसको मेन सर्वर्स के ऊपर इंस्टॉल करते हो, राइट। दिस सिंपल पार्ट ऑफ पैच मैनेजमेंट सिस्टम। आपके जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी आपको सिक्योरिटी वीकनेसेस मिलती हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई करो, उनके लिए अपडेट्स ढूंढो, उन्हें पहले सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट करो, और टेस्ट करने के बाद आप उन्हें मेन सिस्टम के ऊपर अप्लाई करो। डायरेक्टली आप उन्हें अप्लाई नहीं करते कभी भी, पहले सिंपल टेस्टिंग होती है सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के अंदर। अदर देन दिस, तो हमें रिजल्ट मिल गया होगा आई थिंक डब्ल्यू गेट का भी यहाँ पर, और डब्ल्यू स्कैन का भी मिल गया है हमें। तो मैं अगर करता हूँ यहाँ पर CD स्वर्ण ट्रेडर्स, तो मुझे यहाँ पर प्रॉपर फाइल्स मिली है, डिफरेंट फाइल्स मिली है, डिफरेंट फोल्डर्स हैं यहाँ पर। 2020 नाम से एक फोल्डर है, 2021 नाम से ऑथर, ब्लॉग, कमेंट, कॉन्टेक्ट्स। चलते हैं कॉन्टेक्ट्स के अंदर। हमें सिंपल एक इंडेक्स पेज ही मिला है। आपको डब्ल्यू गेट में हमेशा UI मिलता है, आपका जो फ्रंट एंड का पार्ट है आपको डब्ल्यू गेट में तो सिंपल मिररिंग के अंदर आपको हमेशा फ्रंट एंड का पार्ट मिलता है कि कभी बैक एंड का, बिकॉज बैक एंड कभी भी यूजर को एक्सेसिबल नहीं होता, यूजर के पास सिर्फ फ्रंट एंड रहता है। और वेबसाइट मिररिंग के अंदर आप बस उस वेबसाइट के लिए जो फ्रंट एंड है, डिफरेंट पेजेस को लेके आप बस उसे डाउनलोड कर रहे हो, चाहे आपको कोई सिंपल इमेज फाइल हो, कोई फॉन्ट यूज हो रहा हो, कोई सिंपल पेज हो, कोई डायरेक्टरी हो, कोई सिंपल PDF फाइल्स हो, सब चीजें